हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 7 अक्टूबर के दिन हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और पीआईबी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से रिलेटेड है। न्यूज़ में क्यों है? अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराएगी। जो भी अभी हाथरस केस में जो भी मर्डर और गैंगरेप हुआ है उसके संबंध में यहाँ पर जो भी अलेज्ड लोग हैं उन सबका यहाँ पर नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। ये टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा उन सभी लोगों का करवाया जाएगा जो इस केस में अक्यूज हैं और साथ में जो विक्टिम साइड हैं उनके ऊपर भी। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर्स जो भी इस केस में इन्वॉल्व थे और अदर जो भी पर्सन इस केस से रिलेटेड थे उन सबका यहाँ पर नार्को टेस्ट कराया जाएगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसमें जो भी पर्सन की फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होती है, जो कि जब उसे सवाल पूछा जाता है तो वो अगर झूठ बोलता है तो उस केस में जो भी उसकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होती है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट होता है और उसी पे ये बेस होता है जो भी एजम्पशन वहाँ पर लिए जाते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं इसमें एक सेंसिटिव इलेक्ट्रोड को अटैच किया जाता है उस पर्सन से। इसके अलावा उसके ब्लड प्रेशर लेवल, पल्स लेवल और रेस्पिरेशन को देखा जाता है। उसकी जो स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा ब्लड फ्लो को देखा जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो उससे पूछे जाते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसमें असाइन किया जाता है जो भी रिस्पॉन्स वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रहा है उसके लिए। इससे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इस तरह के टेस्ट जो है पहली बार 19वीं सेंचुरी में किए गए थे बाय इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट सीजर लोम्बोर्सो के द्वारा। उन्होंने यूज किया था इस मशीन को जिसमें कि चेंज इन ब्लड प्रेशर को देखा गया था उस क्रिमिनल का जो सस्पेक्ट था इंट्रोगेशन के दौरान। नार्को एनालिसिस टेस्ट ये क्या है? नार्को एनालिसिस या ट्रूथ सीरम टेस्ट भी इसको कहा जाता है। इसमें मतलब कि एक इंजेक्शन दिया जाता है ड्रग का जिसमें सोडियम पेंटोथल का यूज किया जाता है विच इंक्लूड अ हाइप्नोटिक और सीडेटेड स्टेट इन अ विच सब्जेक्ट इमेजिनेशन इज न्यूट्रलाइज्ड। मतलब कि जो ड्रग इसमें यूज किया जाता है उससे जो भी वो पर्सन होता है जिसको ये ड्रग्स दिया जाता है उससे जो है उसकी सोचने की, जो इमेजिनेशन करने की जो उसकी ताकत है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है ताकि वो कुछ भी अपने मन से बनाकर ट्रूथ को छुपाए ना या बदले ना। ये ड्रग को रेफर किया जाता है ट्रूथ सीरम के तौर पे जिसका लार्ज डोज जो एनेस्थीसिया के दौरान दिया जाता है जो कि सर्जरी में इस्तेमाल होती है। इसको कहा जाता है कि इसका यूज वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान भी हुआ था इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए। लीगल एस्पेक्ट क्या है? इसमें एक केस था सेल्वी एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड एएनआर 2010। इसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने यहाँ पे कहा था कि कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होगा वो नहीं किया जाएगा जब तक कि जो एक्यूज्ड है उसकी कंसेंट ना ले ली जाए। बेंच का कहना था कि अगर कोई ये वॉलंटियरली ये टेस्ट करवाना चाहता है तो उसके पास लॉयर होना चाहिए और इसके अलावा उसके जो भी फिजिकल, इमोशनल और लीगल इम्प्लीकेशन है टेस्ट के उसको उसके लॉयर या पुलिस के द्वारा उसको एक्सप्लेन करना होगा। बेंच ने ये भी क्लियर किया था कि जो गाइडलाइन दी गई है पॉलीग्राफ टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए भी एक्यूज्ड है उसके ऊपर वहां पर जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो गाइडलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा और जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा यानी एक्यूज्ड जो होगा उसका कंसेंट को जो कंसेंट उसने दिया है उसको रिकॉर्ड करना है जो भी एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में। रिजल्ट जो भी आएगा इस टेस्ट का उसको एज ए कन्फेशन नहीं कबूल किया जाएगा क्योंकि जो ड्रग इसमें इंक्लूड होते हैं उससे आदमी की जो किसी भी चीज को चॉइस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो उसका यूज नहीं कर पाता है। यानी कि सच बोलना, झूठ बोलना, वो मतलब कि कॉन्शियसनेस जो उसकी रहती है वो उस तरह की नहीं रहती है जिसकी वजह से इसे एज ए कन्फेशन नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर बेंच ने ये भी मेंशन किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन इसके दौरान वो देता है
अगर उसने कुछ ऐसी बात कह दी जो जिससे कुछ क्लू मिल जाए तो उसको एज एन एविडेंस जो होगा वहां पर उसको यूज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 क्लॉज 3 यानी कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इसका भी हवाला देते हुए कहा कि कोई भी एक्यूज को कंपेल नहीं किया सकता है कि वो अपने खिलाफ खुद बयान दे। विक्टिम के रेफरेंस में जो कि स्पेशली सेक्सुअली ऑफेंस का जिसके अगेंस्ट हुआ हो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यहाँ पर जो भी बेंच थी कि विक्टिम को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपना टेस्ट दे, क्योंकि ये एक तरह से अनजस्टिस होगा उसके मेंटल प्राइवेसी के लिए भी और जो भी स्टिग्मा उसके साथ अटैच है उस विक्टिम के साथ उसके अगेंस्ट भी। डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस 1997 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनवॉलेंटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलीग्राफ एंड नार्को टेस्ट को कहा था कि ये एक क्रूएल और इनह्यूमन प्रैक्टिस होगी अगर इस तरह का टेस्ट विक्टिम के लिए किया जाएगा तो। और उन्होंने आर्टिकल 21 का भी यहाँ पे हवाला दिया था कि ये राइट टू लाइफ और लिबर्टी के अगेंस्ट होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि ये राइट टू प्राइवेसी को भी वायलेट करेगा जो कि राइट टू लाइफ का पार्ट है। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1871 इसको परमिट नहीं करता इस तरह के टेस्ट को एज एन एविडेंस। अगली न्यूज है रवि चोपड़ा कमेटी के बारे में। न्यूज में क्यों है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रवि चोपड़ा कमेटी को अपॉइंट किया था। इनका कहना है कि चार धाम प्रोजेक्ट जो है वो वायलेशन है कोर्ट के ऑर्डर का। डिटेल जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि जो भी विड्थ होगी जो चार धाम प्रोजेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्ट की जाएगी उसकी विड्थ 5.5 मीटर होगी, और ये रूल जो है वो बेस्ड था रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंडर जो भी माउंटेनियस रोड है उसके अकॉर्डिंग। इसके उलट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सैंक्शन कर दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को जो कि 10 to 12 मीटर की विड्थ जिसकी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने यहाँ पर अलाउ कर दिया 700 किलोमीटर प्रोजेक्ट को कि वो कंटिन्यू कर सकता है 10 मीटर विड्थ के साथ। अकॉर्डिंग टू कमिटी ये सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। चार धाम प्रोजेक्ट कंसिस्ट करता है वाइडनिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ 900 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो कि लीड करता है रिवियर्ड श्राइन्स ऑफ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को। इसमें प्रपोज किया गया है 2 लेन एक्सप्रेस नेशनल हाईवे। ये देख लीजिए चार धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन्हीं के रिपेयरिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अगली न्यूज है वर्ल्ड टीचर्स डे से के बारे में। न्यूज में क्यों है, वर्ल्ड टीचर डे को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 5 अक्टूबर के दिन सिंस 1994 से। थीम क्या थी इस बार वर्ल्ड टीचर्स डे की, यहाँ पर थीम है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर, यानी कि टीचर क्राइसिस में है और उनके फ्यूचर को दोबारा इमेजिन करने की जरूरत है। डिटेल्स क्या थी, वर्ल्ड टीचर डे जो की है को कन्वीन किया गया इन पार्टनरशिप विथ यूनिसेफ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशन इंटरनेशनल के द्वारा। इस डे को कॉमेमोरेट किया जाता है एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ 1966 आईएलओ और यूनेस्को रिकमेंडेशन जो कि कंसर्न करती है टीचर्स के स्टेटस के बारे में। इसमें रिकमेंडेशन जो दिया गया है उसमें बेंचमार्क सेट किया गया है जो भी टीचर्स की राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में, और जो स्टैंडर्ड होना चाहिए इनिशियल प्रिपरेशन उनके फर्दर एजुकेशन, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट और टीचिंग और लर्निंग कंडीशन के बारे में। रिकमेंडेशन जो है वो कंसर्न करता है स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन टीचिंग पर्सनल के बारे में जो कि अडॉप्ट किया गया था 1977 में, जो कि कंटेम्पलेट करता है 1966 के रिकमेंडेशन को, कवर करती है टीचिंग और रिसर्च पर्सनल को हायर एजुकेशन में। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 ऑन एजुकेशन के एडॉप्शन से और डेडिकेटेड टारगेट जो SDG 4 है उसको उसमें रिकॉग्नाइज किया गया है टीचर को एज ए की टू द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन 2030 एजेंडा के लिए। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है एजुकेशन के ऊपर, इसमें कहा गया है कि टीचर जो है वो 2030 एजुकेशन एजेंडा के लिए एक की के तौर पे हैं।
न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है वर्ल्ड स्पेस वीक 2020 के बारे में। न्यूज में क्यों है, वर्ल्ड स्पेस वीक को सेलिब्रेट किया गया 4 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 के बीच में। इस डेट में 2 इवेंट कॉमेमोरेट किए गए। पहला इवेंट जो था वो 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जिसमें पहली बार लॉन्च हुआ था ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट, जो कि रशिया ने लॉन्च किया था। इसके वजह से क्या हुआ, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो वे था वो ओपन हुआ। और अक्टूबर 10 1967 में एक ट्रीटी साइन की गई थी ऑन प्रिंसिपल गवर्निंग द एक्टिविटी ऑफ स्टेट इन एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, यानी कि पीसफुल यूज होगा जो भी आउटर स्पेस का। इसमें मून को इंक्लूड किया गया था और अदर सेलेस्टियल बॉडी को इंक्लूड किया गया था। डिटेल क्या है, इस वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया है अंडर यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, जो कि 1999 में पास किया गया था। वर्ल्ड स्पेस वीक जो है वो इंटरनेशनल सेलिब्रेशन है साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, और इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन है साइंस का ह्यूमन कंडीशन के बेटरमेंट के लिए। इस साल जो है इस वीक को सेलिब्रेट किया गया है अंडर द थीम सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ, और 2021 में इस वीक को सेलिब्रेट किया जाएगा अंडर द थीम विमेन इन स्पेस। गोल क्या था वर्ल्ड स्पेस वीक का, इसमें प्रोवाइड किया जाएगा यूनिक लीवरेज इन स्पेस आउटरीच और एजुकेशन के फील्ड में। एजुकेट किया जाएगा पीपल अराउंड द वर्ल्ड अबाउट द बेनिफिट जो कि वो रिसीव करते हैं स्पेस से। इसके अलावा इनकरेज किया जाएगा ग्रेटर यूज ऑफ स्पेस फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा पब्लिक सपोर्ट को स्पेस प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा यंग पीपल को भी यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथ के लिए एक्साइट किया जाएगा, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो कि स्पेस आउटरीच और एजुकेशन में है उनको यहाँ पर बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। आज बस इतनी ही नहीं थी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।